नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। दोस्तों, दसौंधी क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करते हैं। मैं सुशील कुमार राय। पिछले वीडियो में आपको एईडीओ के बारे में बताया था और एईडीओ की पढ़ाई मैं मुफ्त में कराऊंगा इस चैनल पर। यह भी आपको मैंने विदित कराया था। आज से आपका क्लास नियमित रूप से यूट्यूब पर रात्रि 9 बजे रोज मिलेगा, जो मुफ्त होगा। और एईडीओ की तैयारी कैसे करें और उसमें कैसे कामयाब हों, इसके लिए आपको दसौंधी क्लासेज को ज्वाइन करना अति आवश्यक होगा, क्योंकि दसौंधी क्लासेज आपको स्मार्ट स्टडीज बताता है। वही स्टडी कराएगा जो परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। वैसे ही प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। समुंदर से मोती ही निकालेंगे, कछुआ नहीं निकालेंगे, मोती ही निकालेंगे। कछुआ और मेढक नहीं निकालेंगे, हम मोती ही निकालेंगे। इसीलिए अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एईडीओ की तैयारी के लिए अद्यतन जानकारी मिलता रहे। नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उस बेल आइकन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अब एईडीओ की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें एईडीओ के लिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये जो है मेरिट है। अब जीएस में हमने कहा था कि अंबानी जी किस जेट पर बैठते हैं, वो भी जीएस का पार्ट है। जीएस जो है एक समंदर है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए लेकिन हम आपको वही जीएस पढ़ाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी और एईडीओ में पूछे जाएंगे या पूछा जाता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपने पढ़ा होगा या सुना होगा हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिविलाइजेशन। पहले सिविलाइजेशन हड़प्पा का जो है आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो। तो आज हम उसी के बारे में पता करेंगे और पढ़ेंगे कि आपको हम उस सभ्यता में, हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता में कैसे रहते थे, किसने उसकी खोज की और उसमें महत्वपूर्ण जो बातें होंगी वही आपको बताया जाएगा। चलिए आते हैं। मोहनजोदड़ो। सबसे पहले आपको मालूम होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसी पर इसका नाम पड़ा मोहनजोदड़ो। अब आइए इसकी खास खास बातें जो परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बता दें 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और जस्ट उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। राखाल दास बनर्जी, शॉर्ट में नाम इनका है आरडी बनर्जी। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे इसी में संदेह में पड़ जाते हैं। आरडी बनर्जी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। राखाल दास बनर्जी ये है कहाँ? पाकिस्तान में था, लरकाना जिले में। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है, जिस पर
लरकाना जिला स्थित है वो सिंधु नदी है। मतलब ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस नदी पर बसी हुई थी, उसका नाम होगा सिंधु नदी। पूछेगा किस जिले में, तो लरकाना जिले में और पाकिस्तान में। खासियत कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नलियों का विकास या जल का निकास, सोचिए जल का निकास, आज आप अक्सर देखते होंगे सड़कों पर पानी लग जाता है। अच्छे अच्छे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में सड़कों के ऊपर बरसात के मौसम में पानी लगना आम सी बात हो गई। लेकिन हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा विकसित थे। उन्होंने प्रॉपर तरीके से जल निकासी की व्यवस्था की थी। वहां जाम नहीं लगता था, पानियों का जमाव नहीं होता था। कारण क्या था? विस्तृत जल निकासी की व्यवस्था उन्होंने की थी। मतलब प्रॉपर एक तरीके से बनाया हुआ था कि आपको पानी ऐसे निकल जाएगा, सड़क पर पानी नहीं आएगा। पक्की ईंटों के सड़क हुआ करते थे, पक्की ईंटों से बना हुआ था। घर भी पक्की ईंटों के बने होते थे। हो सकता है कि उस समय लोग मिट्टी से न बनाकर बालू से ईंट बनाते हो, लेकिन पक्की ईंटों का बना हुआ था। पक्की ईंटों का मतलब वैसे ईंट को पक्की ईंट कहते हैं जिसको आप भट्ठे में, मतलब आग के भट्टी में जलाकर पकाते हैं, जैसे आप सब्जी पकाकर खाते हैं। पहले लोग तो कच्चा ही सब्जी खाता था, लेकिन फिर बाद में पका हुआ सब्जी खाने लगा। तो इस तरह की बातें जो है पक्की ईंटों से बना हुआ था। विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब बाथरूम। बाथरूम आप पूछिएगा, विशाल मतलब बड़ा, ह्यूज बाथरूम मतलब क्या है भाई? आप तो कहेंगे भाई ह्यूज बाथरूम का क्या मतलब है? ह्यूज बाथरूम की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए पड़ी कि आदमी की लंबाई उस समय 6.5 फीट से ज्यादा हुआ करता था। आदमी की लंबाई, अब तो छोटे कद के होते हैं, उस समय आदमी की लंबाई 6.5 फीट से ज्यादा हुआ करता था। और यही कारण था कि उनको विशाल स्नानागार की आवश्यकता थी, बड़े बाथरूम की आवश्यकता थी। वॉश बाथरूम जिसको बोलते हैं, जिसको वॉश टब बोलते हैं, जिसमें आप नहाते हैं, उस समय भी था, मोहनजोदड़ो के समय था। अब सोचिए कि वो लोग आपसे और हमसे कितने विकसित थे। इसीलिए स्नानागार मतलब बाथरूम की साइज को ह्यूज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब आते हैं अन्नागार। अन्नागार क्या है? गांव देहात में देखा होगा आपने, मिट्टी का गोल सा बर्तन बड़ा सा बना होता है, जिसको हम लोग कोठिला बोलते हैं, कोठिला भोजपुरी में। ये एक सिलिंड्रिकल होता है जो अक्सर गांव में बना होता है और मिट्टी का बना होता है, और इसका नाम हम लोग भोजपुरी में कोठिला बोलते हैं। और इसमें चावल भरा जाता है, इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। ये क्या है? अन्नागार माने अन्न को रखने का स्टोरेज। जैसे कि आज पटना में हमारा गोल घर है, भले उसमें आप अन्न नहीं रखते हो, लेकिन वो भी एक अन्नागार ही है। अन्न रखिएगा तो अन्नागार हो जाएगा, हथियार रखिएगा तो शस्त्रागार हो जाएगा। जो चीज रखिएगा उसमें गार लगा दीजिए, वो चीज हो जाएगा। अस्त्र रखिएगा अस्त्रागार हो गया, शस्त्र रखिएगा शस्त्रागार हो गया, अन्न रखिएगा तो अन्नागार हो गया। गोलघर क्या है? गोलघर में अन्न रख दीजिएगा तो अन्नागार हो गया, और गोलघर में शस्त्र रखे थे अंग्रेज तो शस्त्रागार था। यही फर्क है। तो ये स्टोरेज आपने गांव में देखा होगा, ये जो हमने बताया कि सिलिंड्रिकल होता है, गांव में देखने को मिलेगा आपको। अब तो शायद इसका प्रचलन कम हो गया है, उस तरह का अब तो टीन का भी आने लगा है। और तो उसको अन्नागार कहते हैं। और ये जो सबसे बड़ा अन्नागार
मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय में मिला करता था, बड़ा बड़ा मिलता था। तो बड़ा मिलता था, संयुक्त परिवार होता था, खपत ज्यादा होता था, इसलिए मिलता था। आइए, कांस की नर्तकी, कांस की नर्तक की मूर्ति, यह भी सवाल पूछा जाता है। रेलवे बोर्ड सिकंदराबाद का यह महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता था। हमेशा एक प्रश्न इसमें से आया करता था, सवाल बदल बदल कर आया करता था। बदलता क्या था कि कांस की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो, एक सवाल। दूसरा सवाल पूछता करता था कि कांस की मूर्ति का अन्य नाम क्या है, त्रिभंगा है, 3 भाग में बटा हुआ, 3 फोल्ड में था, इसीलिए इसका नाम त्रिभंगा है। यह भी सवाल सिकंदराबाद में पूछा गया था। और कभी यह भी पूछता है कि कांस की नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, उसका अन्य नाम तो त्रिभंगा है ही, उसकी खोज किसने की थी, तो वही राखालदास बनर्जी। तो कांस की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर। अब आइए अगला, यह भी सवाल पूछा गया था, पशुपति महादेव की मुहर। मुहर आपको मालूम होगा क्या होता है, गोल मुहर होता है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, पुजारी राजा, पुजारी राजा, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति भी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दाढ़ी वाले मनुष्य की, मनुष्य का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ था, तो आपको याद होगा मोहनजोदड़ो कहना है। समझ गए? तो दाढ़ी मूछ रखते थे, उसमें हो सकता था ब्लेड का प्रचलन नहीं हो, लोग दाढ़ी बनाना नहीं जानते हो। अब ना ब्लेड का जिलेट हो गया, पिलेट हो गया, लेकिन उसमें हो सकता है कि नहीं हो, तो इसलिए दाढ़ी लोग बनाते थे, वो हमने बताया है। और आप अपनी सभ्यता के बारे में जानते कैसे हैं, हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था कि जो स्रोत है, सोर्स है, जो अभी देखते होंगे कभी कभी भी, आप पिक्चर एक देख लीजिए 3 इडियट, उसमें एक पत्थर पर लिखता है 3 साल बाद मिलेंगे हु इज विनर। तो उस समय के लोग भी पत्थर पर लिखा करते थे, तो उसी तरह पत्थर की मूर्ति बनाया करते थे, जैसे ये मूर्ति बना है पत्थर का। ये आज के युग में, ये उस समय क्या सोचकर लोगों ने बनाया, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने इतिहास को हमको पढ़ाने के लिए और अपने बारे में हमको बताने के लिए इस तरह का प्रयोग किया करते थे। हमको बताना हो तो हम अभी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है ऑनलाइन है, यूट्यूब पे चला जाए, पूरा देश देखे, तो उस समय के लोग पूरा देश देखे, उनके इतिहास को हम जाने, पत्थरों पर लिखा करते थे। आपको पढ़ा होगा पाषाण युग में पत्थर पर भी लिखा रहता था, हमने बताया भी है कि उसको क्या बोलते हैं। पत्थरों पर लिखा जाता है ताम्रपत्र बोलते हैं, पत्थर पर लिखे जाने को शिलालेख बोलते हैं। तो इस तरह जो है, तो दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति पुजारी राजा बना हुआ था। यह क्या बताता है, यह बताता है कि उसमें दाढ़ी बनाने का प्रचलन नहीं था, या लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा। पुजारी राजा माने राजा क्या था, पुजारी था, पूजा करते पाया गया होगा, उसका कंकाल जो होगा वो अब ऐसे मुद्रा में होगा कि लगता है कि जैसे पूजा कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो। आगे बढ़े, बुने हुए कपड़े, बुने हुए कपड़े, आज जो आप हाथ से स्वेटर बुनते देखते होंगे कितने महिलाओं को, उस समय इतने मशीन का प्रचलन नहीं होगा, लोग हाथ से बुनते होंगे। तो बुने हुए कपड़े, ये सब जो है मोहनजोदड़ो का देन है। अब सवाल आता है कि किसी भी सभ्यता का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी युग का जब जन्म होता है, जब सृजन होता है,
तो पतन होता है, जब उत्थान होता है तो उसका पतन होता है। जैसे जन्म और मृत्यु दुनिया का सार्वभौम सत्य है, उसी तरह किसी भी सभ्यता का उत्थान और पतन दोनों जो है सार्वभौम सत्य है। जिस तरह के लोग मोहनजोदड़ो में विकसित थे तो उनका उत्थान हुआ, एक ऐसा समय आया कि उनका पतन हो गया और आज हम लोग उनको इतिहास में पढ़ते हैं। तो कारण क्या रहा? बार बार विनाशकारी बाढ़, बार बार विनाशकारी बाढ़ जो है वो उस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। बार बार विनाशकारी बाढ़ अभी के डेट में बिहार में कोसी में आता है। कोसी नदी में हर बार उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, कितने गांवों को विलुप्त करते गया। गंगा नदी हो, कोसी नदी हो, सब धीरे धीरे गांव को लुप्त करता जा रहा। तो एक ही बार किसी चीज का विनाश नहीं होता। मोहनजोदड़ो का भी विनाश एक ही बार नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। बाढ़ में विनाशकारी बाढ़ एक गांव को ले गया। जैसे बिहार में भी भोजपुर जिले में एक गांव है, इसको इस बार गंगा नदी जो है निगल गई। तो कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे नष्ट होता है और एक बार ऐसा समय आता है कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण क्या था? बाढ़ था। ये आपका हो गया जीएस का पारा खत्म। अब आप एडीईओ के लिए जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। मैथ